एमए फाइनल सोशियोलॉजी, पेपर कंटेम्प्ररी सोशियोलॉजिकल थियरीज। अभी तक हमने चर्चा की है समाज शास्त्रीय सिद्धांत क्या है। अपनी पिछली जो वर्चुअल क्लास थी उसमें मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी की अपन ने बात करी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत जिनका अर्थ समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनकी विकास यात्रा क्या रही, उसकी चर्चा आज हम करते हैं। तो हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। समाज की अवधारणा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जब इस पृथ्वी पर मानव का अभ्युदय हुआ, प्रारंभ में मानव भी पशुओं की तरह शिकार और वनस्पति पर अपनी उदर पूर्ति के लिए निर्भर था। इस हेतु वह आखेट करता था या उसने पशुपालन किया अथवा उसने कृषि का विकास किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा तो अपनी उदर पूर्ति के लिए जो दैनंदिन के जो संघर्ष थे, उन संघर्षों से परेशान होकर उसने एक समझौते के रूप में या एक व्यवस्था के रूप में विवाह की, परिवार की, एक जगह घर बनाकर रहने की और धीरे धीरे इसी तरह की संस्थाओं का विकास करते हुए समाज नामक संस्था का उदय हुआ। ऐसा समाज की प्रारंभिक विकास यात्रा के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो जब से समाज का अभ्युदय हुआ है तभी से मानव विभिन्न प्रकार की अपनी संस्थाओं, अपनी गतिविधियों, अपने व्यवहारों के अध्ययन और उसकी चर्चा करता आया है। मैक्स मूलर नाम के एक जर्मन व्यक्ति ने जो भारत आए थे और उन्होंने भारत का जो प्राचीन साहित्य है उस साहित्य पर अपनी टीकाएं, टिप्पणियां लिखी। वे ये कहते हैं कि अगर हमें भारतीय वैचारिक साहित्य का अध्ययन करने का अवसर मिले तो हम अपने जीवन को और अधिक पूर्ण, विस्तृत और अधिक मानवीय बना सकते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि भारत की वैचारिक परंपरा में पहले से ही विभिन्न संस्थाओं और मानवीय व्यवहार, मानवीय संबंध, मानव के बीच में होने वाली अथवा मानवीय समूहों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं, किस तरह से कौन कौन सी संस्थाएं अस्तित्व में आई, उन संस्थाओं की कार्य प्रणाली क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत, उसकी भूमिका, उसके दायित्व, इस तरह की चर्चाओं की एक वैज्ञानिक जो परंपरा है सोचने की, वो पहले से ही विद्यमान रही है। तो भारत का जो प्राचीन साहित्य है जिसमें हम ये कहें कि विश्व का सबसे पहला लिखित ग्रंथ है तो वो ऋग्वेद है, ऐसी मान्यता रही है और इसके प्रमाण हैं। तो भारत में लिपि का विकास पहले हुआ और भारत के मनीषियों ने, ऋषियों ने समाज पर संस्थागत रूप से विचार विमर्श करके उसको सिद्धांत रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास सबसे पहले किया। हम ये जानते हैं कि भारतीय समाज को लंबे संघर्ष और प्रताड़ना और शोषण का सामना करना पड़ा। बीच में ऐसी विदेशी सत्ताएं आई जिन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता को लंबे समय तक पतन की तरफ उन्मुख किया। यही कारण है कि आज जब भी हम साहित्य विज्ञान के संदर्भ में कोई भी उदाहरण देते हैं तो उस उदाहरण के लिए हमें पश्चिमी लेखकों की तरफ मुख करना पड़ता है। तो जितना भी हमारे राजनीति विज्ञान में, इतिहास में या दर्शन में जो कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसको हम उद्धृत करते हैं, उसका अधिकांश भाग पश्चिमी लेखकों का है। तो इसी संदर्भ में अगर हम ये बात करें कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में ये कहा था कि मानव व्यवहार
उस समाज की उपज है जिसमें वह निवास करता है। हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास के क्रम की, विकास कैसे हुआ इन सिद्धांतों का। अभी तक हमने चर्चा की है। मैक्स मूलर ने ये कहा कि अगर हमें मानवीय जीवन को और अधिक मानवीय बनाना है, मानवीय का अभिप्राय क्या हुआ, संवेदनशील, व्यवस्थित, तर्कपूर्ण बनाना है, तो हमें भारत का जो परंपरागत प्राचीन वैचारिक साहित्य उसका अध्ययन करना होगा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि मानव के जीवन से के विभिन्न पक्षों से संबंधित तार्किक व्याख्या और विश्लेषण भारत के प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है, जिसका अध्ययन करके मानव अपने वर्तमान और भविष्य को ज़्यादा सारगर्भित बना सकता है। ये टिक्का मैक्स मूलर के द्वारा की गई है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये कहते हैं कि प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है रिपब्लिक, और उसमें वो ये कहते हैं कि मानव का व्यवहार उस समाज की उपज है जिसमें कि वह रहता है। प्लेटो के ही एक शिष्य अरस्तु हुए हैं, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं एथिक्स और पॉलिटिक्स। वे अपने गुरु प्लेटो की बातों को पलटते हैं और ये कहते हैं कि मानव का व्यवहार समाज पर नहीं निर्भर करके मानव अपने स्वभाव से समाज का निर्माण करता है, कि जो समाज की प्रकृति है वो मानवीय स्वभाव पर निर्भर करती है। इस बात को आगे चलकर, जिनको हम एमिल डर्कहाइम कहते हैं, जो समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर्स की पीढ़ी के हैं, उन्होंने इसका प्रतिवाद किया है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अभी हमने बात करी है कि प्लेटो ने तो ये कहा था कि मानवीय व्यवहार उस समाज की उत्पत्ति है जिसमें कि वह निवास करता है, और अरस्तु ये कहते हैं कि समाज की प्रकृति व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करती है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का कृतित्व जिस तरह का होगा वैसा ही समाज बनेगा। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, सामाजिक सिद्धांतों या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माण के क्रम में हम आगे बढ़ें, तो हमने थॉमस, हॉब्स, लॉक और रूसो, इनका नाम सुना है। थॉमस, हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वो भी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे ही एक मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध कृति है स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में भी जो उन्होंने प्रथम दर्शन का वर्णनात्मक सामाजिक विज्ञान जिसको कहा गया है, वो भी समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उसके अंदर एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में अपना स्थान रखता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम आते हैं 1838 तक। 1838 में ऑगस्ट कॉन्त ने समाजशास्त्र नामक एक नए विषय की शुरुआत की। आपको ध्यान होगा, अगस्त कॉन्त ने सबसे पहले नाम सोशियल फिजिक्स रखा था, सामाजिक भौतिकी। उसके बाद में उन्होंने समाजशास्त्र नाम इस विषय को दिया, और उन्होंने जो अपने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत दिए, 3 स्तरों का जो नियम दिया समाज को समझने का, प्रकृति की व्याख्या करने का, उनकी चर्चा हम समाजशास्त्र के अंदर करते हैं। तो 1838 में प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में हमारे बीच में आते हैं अगस्त कॉन्त, जो ये कहते हैं कि सामाजिक सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांतों के समरूप ही होने चाहिए। जिस तरह से हम प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धांतों में एक्यूरेसी की बात करते हैं, वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं, वैषयिकता की बात करते हैं, निरपेक्षता की बात करते हैं, भविष्यवाणी करने की क्षमता की बात करते हैं, उसी तरह के नियम कायदे सामाजिक सिद्धांतों पर भी लागू होने चाहिए। और उन्होंने जो मानव बुद्धि के विकास के 3 चरणों की क्रमिक अवस्थाओं की बात अगस्त कॉन्त ने की है, और उसने कहा कि ये विकास है वो क्रमिक है। पहला जो चरण बताया उन्होंने उसको धार्मिक या हम ये कहें मिथ्यापूर्ण अवस्था उन्होंने बताया है, पहला चरण, जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक प्रकार के व्यवहार के पीछे धर्म को या प्रकृति को या ईश्वर को उत्तरदायी मानता है।
तो पहली व्याख्या वो है। दूसरी उन्होंने मेटाफिजिकल जो बताई है, आधि भौतिक अवस्था दूसरी उन्होंने बताई है, या जिसको सूक्ष्म अवस्था भी कहते हैं, कि यहाँ व्यक्ति थोड़ा बहुत तार्किक होने का प्रयास करता है कि धर्म के बाद में जैसे जादू का विकास होता है या विज्ञान के विकास के, ये प्राथमिक अवस्था है। तीसरी पूर्णतः प्रत्यक्ष अवस्था, जिसमें व्यक्ति कारणों के आधार पर परिणाम की व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो ये उन्होंने मानव बुद्धि के विकास के 3 क्रमिक चरण माने हैं। इसी तरह से हम ये कहें कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का भी विकास होता चला जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की बात करते हैं, इन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत समाजशास्त्र में दिया है। ये कहते हैं कि मानव का विकास, जैसे जीव विज्ञान में हम पढ़ते हैं, एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से समाज भी सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। प्रारंभ में समाज की संस्थाएं सरल होती हैं, एक ही संस्था सभी प्रकार के कार्य कर लेती है। उनमें आर्थिक कार्य भी हो जाते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। तो जीवन से संबंधित जितने भी पक्ष हैं, उन सभी पक्षों से संबंधित सारे कार्य एक संस्था कर लेती है, या हम कहें एक संस्था की भूमिकाएं मल्टी डायमेंशनल होती हैं, उनकी भूमिकाएं बहुविमीय होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, वैसे वैसे सामान्यीकरण से वैशेषीकरण की तरफ बढ़ावा होता है। लोगों में विशेषज्ञता की तरफ रुझान बढ़ता है, संस्थाओं में भी यही प्रवृत्ति आती है। तो संस्थाएं अपने भूमिकाओं को सीमित करती हैं, उनके क्षेत्र के दायरों को सीमित करती हैं, किसी एक पक्ष से ही अपने को संबंधित रखने का प्रयास करती हैं। ऐसे करते करते एक संस्था एक कार्य को करती है, जैसे शिक्षा के लिए स्कूल बन गए, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल बन गए, राजनीति के लिए विधान परिषद, संसद, लोकसभाएं हो गई, कानून लागू करने के लिए विधायिका हो गई, कानून बनाने के लिए विधायिका हो गई, लागू करने के लिए निगरानी के लिए न्यायपालिका हो गई, लागू करने की मशीनरी के रूप में प्रशासन तंत्र हो गया। तो अलग अलग भूमिकाएं अलग अलग संस्थाओं की हो गई। पहले ये सारे काम एक ही संस्था करती थी। तो हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि समाज भी उद्विकास के इन्हीं चरणों को अपनाता है, जिस प्रकार के उद्विकास के चरण जैविक विकास के अंदर होते हैं। तो जैसे जीवों का विकास होता है, वैसे ही समाज का विकास होता है, सरल से संश्लिष्ट की तरफ, सामान्य से विशेष और जटिल की तरफ विकास होता है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास की, तो उस पर भी ये बात लागू होती है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी प्रारंभ में सरल थे, सरल से जटिल की तरफ धीरे धीरे वो सिद्धांतों का क्रमिक विकास हो रहा है। इसी में हम बात करें आगे, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट लेस्टर एफ वार्ड ने क्रिएटिव सिंथेसिस का सिद्धांत दिया है, रचनात्मक संश्लेषण का। और वो ये कहते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक विभाग में एवं उद्विकास के प्रत्येक स्तर पर मानव है वो क्रियाशील रहता है, और इसी क्रियाशीलता का परिणाम ही विकास है। चाहे हम किसी भी हिस्से को लें, हो सकता है क्रियाशीलता के स्तरों में कुछ भिन्नता स्थान विशेष को लेकर रहती हो, लेकिन क्रियाशीलता निरंतर रहती है, और इस क्रियाशीलता के माध्यम से विशेषज्ञता बढ़ती है और विकास आगे चलता रहता है। इसी क्रम में हम बात कर सकते हैं विलियम ग्राहम समनर, जिन्होंने फोकवेज के नाम से पुस्तक लिखी है। आपने रूढ़ियों का सिद्धांत दिया है, थियरी ऑफ मोर्स, और आपने ये बताने का प्रयास किया है कि समाज ने अपने सदस्यों के व्यवहार का नियमन और निर्देशन करने के लिए नियम उपनियम बनाए। प्रारंभ में ये सामान्य रहे, फिर ये धीरे धीरे अगर समाज के हित में हुए तो समाज ने इनको मान्यता और स्वीकृति प्रदान करके एक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया। ये मजबूत हो गए, जिनको हमने फिर रूढ़ी कहा। तो ये रूढ़ियाँ धीरे धीरे भी, ये रूढ़ियाँ भी जनरीतियों के क्रमिक विकास का परिणाम हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं
गैब्रियल टार्ड की, जो मनोवैज्ञानिक हैं, आपने अनुकरण का सिद्धांत दिया है और आप ये कहते हैं कि इनकी पुस्तक है लॉ ऑफ इमिटेशन। आप ये कहते हैं कि सामाजिक जीवन में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको हम देखकर सीखते हैं। ऑगस्ट कोंत के ही उत्तराधिकारी के रूप में हमने अभी चर्चा की थी कि हम एमिल डर्कहाइम की बात करेंगे। एमिल डर्कहाइम ने अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड तथा सुइसाइड और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के माध्यम से विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और आपने यहाँ तक कहा है कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं और इसी बात को आपने अपनी प्रत्येक पुस्तक में महत्वपूर्ण रूप से, प्रमुखता के रूप से उठाया है। ऐसे ही हम सिद्धांतों के विकास की चर्चा करें तो इन्हीं के समकालीन कार्ल मार्क्स, जिन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, आपने अपने जो सिद्धांत के माध्यम से ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये जो सर्वहारा हैं वो पूंजीपतियों का सर्वनाश करेंगे और एक जिसको हम कहें वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। तो ये आपका सिद्धांत था। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हम बात कर सकते हैं चार्ल्स कुली की। कुली ने पुस्तक लिखी है ह्यूमन नेचर एंड दी सोशल ऑर्डर और आपने जो सिद्धांत दिया था समाजीकरण के क्षेत्र में, आपका सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं दर्पण में आत्मदर्शन का सिद्धांत, कि व्यक्ति जैसा है समाज उसको वैसी ही छाया और वैसी ही उसकी इमेज के दर्शन कराती है, जिससे व्यक्ति और समाज के मध्य अंतरक्रिया होती है और इस अंतरक्रिया से व्यक्ति का समाजीकरण या उसकी सीखने की क्षमताओं में वृद्धि होती है और सकारात्मक दिशा में उसका समाजीकरण चलता रहता है। थॉर्स्टन वेबलिन की बात करते हैं हम, जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन, जिसको दर्शकीय उपभोग अथवा आकर्षक उपभोग कहा गया, और आपने एक कॉन्स्पिक्यूअस लीजर का कंसेप्ट भी दिया है, विलासिता का सिद्धांत भी दिया है। तो आप ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो शिल्प कौशल की मूल प्रवृत्ति है वे उसके दर्शकीय उपभोग और विलासिता से प्रभावित होती हैं। ऐसे ही विल्फ्राडो पारेटो की बात करें, जो तर्क संगत क्रिया की अवधारणा दी है आपने, और आपने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी दिया है। मैक्स वेबर के जो नौकरशाही है, आदर्श प्रारूप है, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत हैं। तालकट पार्सन्स की सामाजिक क्रिया और सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत हैं। एच हाइमन का संदर्भ समूह का सिद्धांत है, जिनकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। आर.के. मार्टन का मिडल रेंज थियरी और एनोमी तथा डेवियंस का सिद्धांत है। तो इस तरह के सिद्धांत धीरे धीरे उत्पन्न होते रहे समय के साथ। और जिस तरह भाषा में हम बात करें कि जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि जिस तरह से व्यक्ति या हम कहें जीव का विकास एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों की तरफ हुआ, उसी तरह से समाज में भी सरल से जटिल की तरफ विकास हुआ। यही बात हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर भी लागू कर सकते हैं। प्रारंभ में समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामान्य थे, सरल थे, जो धीरे धीरे विशेष की तरफ, जटिल की तरफ बढ़े। धन्यवाद।